विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज रसायन विज्ञान में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक न्यू टॉपिक, जिसमें अपन बात करने वाले हैं तत्वों के वर्गीकरण की। भाई, इतने सारे तत्वों की खोज हो चुकी, अब इसको रखा कैसे जाए, इनकी कैटेगरी किस तरीके से डिसाइड हो, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला गया, उसी की अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करें डोबरीनर के अनुसार वर्गीकरण की अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले डोबरीनर ने तत्वों का वर्गीकरण किया। डोबरीनर ने किस आधार पर किया? सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण जर्मन रसायन JW डोबरीनर के द्वारा किया गया। डोबरीनर ने समान गुण वाले तत्वों के 3 समूह बनाकर वर्गीकरण किया, जिसे डोबरीनर का क्या बोला जाता है? त्रिक सिद्धांत बोला जाता है। डोबरीनर ने क्या किया भाई? जितने भी समान गुण वाले तत्वों थे उनको एक कैटेगरी के अंदर डिसाइड कर दिया। जिनके गुण समान हैं उनको एक कैटेगरी में डिसाइड किया। 3 समूह बनाकर इनका वर्गीकरण किया, जिसे डोबरीनर का त्रिक सिद्धांत कहा जाता है। डोबरीनर के त्रिक सिद्धांत के अनुसार जब तत्व को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उनके बीच के परमाणु का द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु के द्रव्यमान के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। इस सिद्धांत पे डोबरीनर ने क्या दिया? अपना त्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इसी के आधार पर डोबरीनर ने क्या किया? तत्वों का वर्गीकरण किया। कब किया था डोबरीनर ने? 1817 ईस्वी के अंदर ये तत्वों का वर्गीकरण किया था। इसके बाद वैज्ञानिक आए कौन? न्यूलैंड, क्योंकि तत्वों की खोज और ज्यादा हो चुकी थी। कम से कम 56 तत्व खोजे जा चुके थे। तो डोबरीनर के सिद्धांत के अनुसार सभी तत्वों का वर्गीकरण करना पॉसिबल नहीं था। तो नए वैज्ञानिक कौन आए? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण किया। न्यूलैंड के सिद्धांत की अपन बात करें, न्यूलैंड ने तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने किसको आधार माना भाई? परमाणु भार को। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया तत्वों को। उन्होंने देखा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। पहले तत्व के और हर 8वें तत्व के गुण क्या थे? आपस में इनको समान दिखाई दिए। न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण का क्या दिया? अष्टक नियम दिया। इसी आधार पे कि पहले तत्व के गुण हैं वो 8वें तत्व के गुण से क्या है? मिलते हैं। न्यूलैंड का नियम कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम तक ये नियम क्या हुआ? लागू हुआ। न्यूलैंड के समय कितने तत्व थे? 56 तत्व की खोज हो चुकी थी। न्यूलैंड के समय में अंतिम तत्व थोरियम, 56वां तत्व कौन सा था भाई? थोरियम तत्व। 56वां तत्व खोजा गया था। उसके बाद क्या हो गई भाई? अकीरिय गैसों की खोज हुई, और अकीरिय गैस की खोज होते ही न्यूलैंड का जो सिद्धांत था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण से मिलते हैं, ये सिद्धांत क्या हो गया? अष्टक नियम फेल हो गया। क्यों फेल हुआ कि भाई प्रथम तत्व के समान गुण वाला तत्व 8वां नहीं था। अब कौन सा तत्व था भाई? 9वां तत्व था। तो ये सिद्धांत यहाँ पे क्या हो गया? फेल हो गया। तो इसके बाद नए वैज्ञानिक आए। नए वैज्ञानिक कौन आए? मेंडलीफ का आवर्त नियम। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करें। मेंडलीफ ने क्या किया? सर्वप्रथम मेंडलीफ की आवर्त सारणी प्रस्तुत की। भाई, मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दी? आवर्त सारणी दी। एक सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग, जिन्हें 2 उपवर्गों में बांटा था, तथा 7 आवर्त बनाए गए, जिन्हें पुनः श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी तो उस टाइम कितने तत्व थे भाई? 63 तत्व की खोज हो चुकी थी। मेंडलीफ ने भी क्या किया? समान गुणधर्म, जिन जिन तत्वों के गुण समान थे, समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान समूह में रखा था। मेंडलीफ के समय कुछ भिन्न भिन्न तत्वों को एक साथ रखा गया। ये इसमें क्या थी? कमी थी। कुछ अलग अलग तत्वों को एक साथ रखा गया, जैसे क्षार धातु। क्षार धातु कौन सी होती है भाई? सोडियम, पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु हैं। इन्हें किसके साथ रख दिया गया? मृदा धातुओं के साथ रख दिया गया। तो ये क्या थी? इस आवर्त सारणी की कमी थी। तो इसके बाद क्या आया? आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बाद क्या आई भाई? आधुनिक आवर्त सारणी आई। और आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी तक चल रही है, सारे के सारे तत्व किसमें है? आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी भाई?
हेनरी मेंडले ने मेंडलीफ आवर्त सारणी को क्या किया, पुनः व्यवस्थित किया, उस आवर्त सारणी को जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं भाई, आवर्ती फलन होते हैं। जिस तरीके से परमाणु क्रमांक बढ़ता है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण भी उसी प्रकार के होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे भाई, 7 आवर्त थे और 18 वर्ग थे। हाइड्रोजन को छोड़कर वर्ग का जो प्रथम सदस्य था वो क्या था, क्षार, व अंतिम सदस्य क्या था, निष्क्रिय गैस होता था। किसी भी वर्ग के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, जबकि उसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर केवल कोषों की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है। आवर्त सारणी में बाईं ओर विद्युत धनी धात्विक तत्व, बाईं ओर क्या थे भाई, इस साइड क्या थे, धात्विक, और इस साइड क्या थे, दाहिनी ओर विद्युत ऋणी तत्व दर्शाए गए। वर्ग 1 के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1। वर्ग 17 के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये था आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। आगे बात करें, जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों के आधार पर तत्वों को कितने खंडों में विभाजित किया गया भाई, तत्वों को बांटा गया 4 खंडों में। कौन कौन से ब्लॉक बनाए गए, एक तो एस ब्लॉक बनाया गया, एक पी ब्लॉक बनाया गया, एक डी और एक एफ ब्लॉक बनाया गया इस आधुनिक आवर्त सारणी में। एस ब्लॉक के अंदर कौन से आते हैं, एस ब्लॉक के अंदर आते हैं वर्ग 1 व 2 को रखा गया। पी ब्लॉक के अंदर किसको रखा गया भाई, पी ब्लॉक के अंदर 13 से लेके 18 तक के वर्ग को। डी ब्लॉक के अंदर रखा गया 3 से लेके 12 तक को, और एफ ब्लॉक के अंदर किसको रखा गया, जो भी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो समूह है था उसको रखा गया एफ ब्लॉक के अंदर। आगे अपन देखने वाले हैं, जो भी हल्की धातुएं थी, हल्की धातुओं को कहाँ रखा गया, वर्ग 1 व 2 के अंदर रखा गया। एल्किल धातुओं को वर्ग 1 के अंदर रखा गया, एल्काइन धातु को वर्ग 2 में रखा गया, भारी धातुओं को वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 वर्ग में रखा गया। अधातु वर्ग कौन से थे, 13, 14, 15, 16 और 17वां वर्ग। और अक्रिय गैस को कहाँ रखा गया, वर्ग 18 के अंदर रखा गया। ठीक है, आगे बात करें, अगर प्रतिनिधि तत्व की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर बात करें, तो वो तत्व कौन से थे भाई, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक। ये क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव तत्व थे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे। ये थी आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके अंदर सारे के सारे तत्व आपको यहाँ पे दर्शाए गए हैं। टोटल तत्व कितने हैं भाई, टोटल यहाँ पे आपको कितने तत्व दिख रहे हैं, 118 तत्व। ठीक है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। टोटल इसमें कितने वर्ग या समूह हैं, वर्ग या समूह की बात करें तो 18 हैं, और यहाँ पे कितने रो हैं, 7 रो हैं। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अधिकतर डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एग्जाम में प्रश्न बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ से डी ब्लॉक के तत्व क्या काम करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ओजोन वायु में सर्वाधिक निष्क्रिय गैस, वायु में सर्वाधिक निष्क्रिय गैस कौन सी है, ओजोन गैस। पारा या मरकरी क्या है, एकमात्र द्रव धातु है। आगे बात करें, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि ये क्या है, अधिक सक्रिय धातु हैं। पीले फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ठीक है, टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक वाली धातु होती है, सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का। टेक्नीशियम प्रथम मानव निर्मित धातु है, पहली मानव निर्मित धातु कौन सी है, टेक्नीशियम। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है भाई, सोना। विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है, सुचालक अधातु की बात कर रहा है, विद्युत की सुचालक अधातु कौन है, ग्रेफाइट है। और लास्ट बात करने वाले हैं, कृत्रिम विस्फोटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट का यूज होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।